हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक और सीरीज हम शुरू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर हम कवर करेंगे। दो पार्टों में ये सीरीज करेंगे। 35 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट कवर करेंगे और 35 क्वेश्चन की एक और सीरीज कवर करने वाले हैं। यानी हमारे संविधान से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन आप राइट कर पाते हैं उनका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखिएगा और लास्ट में आपकी पीडीएफ भी ले लेना, बता दूंगा कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। मैं हूं प्रहलाद सारण। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। याद रखिए सुबह 7 से 8 कंपेयर होता है, 12 से 1 नॉर्मली साइंस और या पॉलिटी के क्वेश्चन कवर करते हैं। 9:30 राजस्थान जीके का लाइव टेस्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो 15 फुल लाइव टेस्ट होंगे। फुल मॉडल पेपर है जो 15 एग्जाम के पैटर्न के आधार पर है। साथ में 1000 प्लस एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है जो कि एग्जाम से रिलेटेड है। वो अनकेडमी प्लस पे चल रहा है, ये कोर्स अभी शुरू होने वाला है, आज लॉन्च हो गया है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कर लीजिए। रेफरल कोड के तौर पर आप मेरा नाम दे दीजिए प्रहलाद सारण, ताकि आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके बारे में अगर आपको समझ में चीज़ें नहीं आ रही है, अधिक जानकारी चाहिए, तो इंस्टाग्राम का मैंने लिंक दे रखा है, तो वहाँ पर मुझे मैसेज कर दीजिए। सारी चीज़ें बता दूंगा कि किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं या किस तरह से लाइव टेस्ट ले सकते हैं। उनका पीडीएफ भी आपको मिलेगी, पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन हमारा है कि किस संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जो उच्चतम न्यायालय के गठन से संबंधित प्रावधान करता है। जैसे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके गठन की व्याख्या की गई है संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। अनुच्छेद 124 में की गई है। भाग की बात आती है कि संविधान के कौन से भाग में सुप्रीम कोर्ट का है उल्लेख है, तो संविधान के 5वें भाग में है, ठीक है। क्योंकि पहला भाग हमारा आ जाता है संघ और संघ से जुड़े क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 5 तक है। दूसरा हमारा आ जाता है नागरिकता से रिलेटेड, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। तीसरा आपका जो आता है ये मूल अधिकारों से रिलेटेड आता है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, जो संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। चौथा भाग आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। 51 लास्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से रिलेटेड है। फिर चौथे का पार्ट एक और बन जाता है मूल कर्तव्यों के लिए, भाग 4 का 1, जो कि अनुच्छेद हमारा जो 51 था उसका पार्ट ए और बनाया गया था, जिसमें मूल कर्तव्य ऐड किए गए थे। और 5वां भाग जो आता है संविधान का, ये आता है संघ सरकार से रिलेटेड, जिसमें सारी चीज़ें आ जाती है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद, न्यायपालिका, महान्यायवादी, ये सारे संविधान के 5वें भाग में आते हैं। तो इसमें अनुच्छेद 124 जो है, इससे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो अनुच्छेद है उनकी शुरुआत होती है, ठीक है। टोटल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, 4 और ऐड कर दी गई है। 9वीं अनुसूची जो थी वो आपकी भूमि सुधार नियमों से रिलेटेड है। 10वीं है ये दल बदल से रिलेटेड। 11वीं अनुसूची है ये पंचायतों की है और 12वीं जो है नगर पालिका से रिलेटेड है, राइट। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा आपका है कि 21 फरवरी 2008 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया था कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी संख्या 26 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, मुख्य न्यायाधीश सहित, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आपको पहले समझनी पड़ेगी, ये कि हमारा संविधान में इन सभी चीज़ों का उल्लेख किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सदस्यों की संख्या कितनी होगी इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ये चीज़ें डिपेंड करती है मौजूदा हालात पर कि कितने सदस्यों की यानी कितने न्यायाधीशों की ज़रूरत है। शुरुआत की बात करें तो प्रारंभ में 1950 शुरुआत की गई, तब इसके सदस्य संख्या 8 थे, 7 अन्य न्यायाधीश थे, 1 प्लस मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ा दी गई। लास्ट बार जो बढ़ाई गई थी ये 2008 में बढ़ाई गई थी, इससे पहले 26 थे और 26 का बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, 5 और बढ़ा दिए गए थे। यानी 1 मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। वर्तमान में टोटल जो होते हैं वो 31 होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर का सी हो जाएगा। लेकिन ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि संसद जो है वो कभी भी इनकी सदस्य संख्या को बढ़ा सकती है और घटा सकती है, लेकिन आज तक संविधान की हिस्ट्री में कभी सदस्य की संख्या को घटाया नहीं गया है, हमेशा बढ़ाया गया है। लास्ट बार 2008 में बढ़ी थी, 21 फरवरी 2008 को। पहले 26 थी, फिर बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 31 कर दिया गया। और ये भी ध्यान रखना है, नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट के सदस्य संख्याओं का उल्लेख किया गया है, तो कहीं पर भी नहीं है। टोटल सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए इसका भी उल्लेख नहीं है, और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए इसका भी संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा आपका क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति होने के लिए किस व्यक्ति में क्या योग्यता होनी चाहिए, यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। पहला देखिए, 4 चीज़ें तो आपको नोट करनी पड़ेगी, चाहे आप किसी भी पोस्ट की बात कर रहे हैं, किसी भी पद की बात कर रहे हैं। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, दिवालिया घोषित नहीं हो, मेंटली कंडीशन सही होनी चाहिए,
और किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। ये 5 चीज़ें तो आप कोई भी पद पे हो सभी के लिए लागू होगी। कौन कौन सी? भारत का नागरिक हो, मतदाता सूची में नाम हो, मतदाता सूची वाला आप नॉमिनेट आ सकते हैं एक सुप्रीम कोर्ट के लिए, लेकिन फिर भी भारत का नागरिक, मतदाता सूची में नाम, दिवालिया घोषित नहीं हो, मेंटली कंडीशन सही हो और किसी भी लाभ के पद पे नहीं हो। इसके अलावा जो एक चीज़ बचती है वो बचती है सिर्फ एक्सपीरियंस को लेकर और उम्र को लेकर, जो कि सभी पोस्ट पे लागू होती है। यहाँ पर कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए ये निर्धारित नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कितनी होनी चाहिए ये निर्धारित है। भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष है वो न्यायाधीश के तौर पर रह चुका हो, 5 वर्ष है उस न्यायालय में कम से कम अधिवक्ता विधि व्यवसाय यानी एडवोकेट के तौर पर रह चुका हो, और राष्ट्रपति के राय में लद प्रतिष्ठित विदिता हो। तो कौन कौन से कथन जो हैं आपके सही हैं, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली 2 और 3 जो आपके सही हैं, ठीक है। कम से कम 10 वर्ष जो है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर रह चुका हो, या फिर आप पार्ट कह सकते हैं सी जो है इसका 2 और 3 जो पार्ट है ये सही हो जाते हैं, ठीक है। बाकी नॉर्मली होता है गलत होते हैं। तो इसमें गलत बताने योग्यता होनी चाहिए, इस थोड़ा सा ही चीज़ ध्यान देनी है, फिर नॉर्मली क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, ठीक है। इसमें चीज़ ये है कि पहले चीज़ भी चाहिए कि भारत का नागरिक होना चाहिए और राष्ट्रपति के राय में वो न्यायविधि व्यक्ति हो, ये भी सही है। लेकिन ये दोनों थोड़े से गलत हैं, आपके गलत बताना है तो 2-3 सही हो जाएं, क्योंकि ये गलत कर दिया। अगर कम से कम 5 वर्ष तो है वो आपको न्यायाधीश के तौर पर योग्यता होनी चाहिए, एक्सपीरियंस है वो न्यायाधीश के तौर पर होना चाहिए, और 10 वर्ष है वो एडवोकेट के तौर पर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो योग्यता होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए ये चीज़ है गलत बतानी। 2-3 जो है इसमें गलत हो गए, बाकी तो सारे सही हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे नॉर्मली। 2-3 को थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए, पहला सही है, चौथा भी सही है। इसमें 5 वर्ष के न्यायाधीश के तौर पर और 10 वर्ष के तौर पर एडवोकेट के तौर पर होना चाहिए आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बिल्कुल इजी सा है, ठीक है। इसमें आपको असत्य कथन बताने पहले वाले में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग होगा। चलिए भारत का जो पहले जो मुख्य न्यायाधीश रहे थे वो कौन रहे थे? तो राइट आंसर ये जो हीरालाल जे कानिया जी हैं ये रहे थे। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा था? ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल तो वाई चंद्रचूड़ जो हैं, वाई चंद्रचूड़, इनका जो कार्यकाल है वो सबसे लंबा रहा था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के तहत किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, तो इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं होता क्योंकि न्यायपालिका को और कार्यपालिका को अलग अलग रखा गया है, तो नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की और अन्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन सलाह के आधार पर, जो कॉलेजियम प्रणाली है उसके आधार पर। हालांकि जो 99वां संविधान संशोधन हुआ था 2014 में, उसके द्वारा एनजे की एक संस्था बनाई गई थी, हालांकि उसको सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में खारिज कर दिया गया था। वर्तमान में भी कॉलेजियम प्रणाली है। कॉलेजियम प्रणाली में होता क्या है, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। इनकी राय के आधार पर राष्ट्रपति जो है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, चलिए एनजे का क्वेश्चन आएगा तो उसमें सारी चीज़ें बता दूंगा कि 99वें संविधान संशोधन एक्चुअल में था क्या, क्या क्या प्रावधान किए गए थे, उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने के संबंध में प्रावधान है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या होता है? ये नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। कार्यकारी न्यायाधीश की उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 126 में। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या होता है? नॉर्मली जो मुख्य न्यायाधीश हमारा होता है, अगर मान के चले किसी वजह से वो कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है या पर त्याग पत्र दे दिया हो, सडनली पद पर रहते मृत्यु हो गई हो, महाभियोग के द्वारा अगर हटा दिया गया हो, या किसी बीमारी की वजह से, किसी आर्थिक कारणों की वजह से अगर वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है, इन कंडीशन में क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश की जगह जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होता है ये मुख्य न्यायाधीश का काम करता है, और इसीलिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 126 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद की शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? तो शपथ है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाई जाती है। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर है। अगला है कि किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक अपने पद पर बने रह सकते हैं यदि वह राष्ट्रपति के द्वारा असमर्थता या कदाचार से अपने पद से हटा नहीं दिया गया हो, उस कंडीशन में? तो किस अनुच्छेद में के अनुसार? ये राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 124 का पार्ट है, 124 के पार्ट बी में यानी भाग 2 जो है उसमें इसका उल्लेख किया गया है कि 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो अपने पद पर बना रह सकता है। हटाना राष्ट्रपति के हाथ में नहीं होता, एक ही तरीका है, वो महाभियोग के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। असमर्थता के आधार पर या कदाचार के आधार पर इन पर महाभियोग लाया जाता है, जो कि संसद की किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय
और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को असमय पद से हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी संसद में किस दोनों में किया जा सकता है, संसद के लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें प्रक्रिया क्या होती है, नॉर्मली थोड़ा सा ध्यान देना है। किसी में भी पारित किया जा सकता है, जब पारित करना होता है तब आपके पास कम से कम 1/4 सदस्यों की सिग्नेचर होनी चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर होने के बाद में आप लोकसभा में करें तो लोकसभा के अध्यक्ष के सामने, राज्यसभा में प्रस्तुत कर रहे हैं तो राज्यसभा के सभापति के सामने इसको रखेंगे। अगर 1/4 सदस्यों के सिग्नेचर आपके पास हैं तो उस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है। तब अध्यक्ष या सभापति जो है एक समिति का गठन करते हैं जिसमें 3 सदस्य होते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है, एक हाई कोर्ट का न्यायाधीश होता है और एक जो एक्सपीरियंस वाला कोई भी जिनको कानून की जानकारी है, वो 3 सदस्य होते हैं। वो तीनों सदस्य जो है इस बात की जांच करते हैं कि कदाचार और असमझता के आधार पर जो महाभियोग लाया जा रहा है क्या वो सही है या फिर गलत है। जब इसका डिसीजन आ जाता है, अगर वो गलत है तो वो बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर वो जो आरोप लगाए जा रहे हैं अगर वो सही है, अगर ये समिति 3 सदस्यों की समिति अगर कह दे कि सही है, तब आगे की प्रक्रिया शुरू होती है जिसमें दोनों सदनों में 2/3 सदस्यों के द्वारा इसको पारित किया जाता है। और 2/3 सदस्यों के द्वारा जब पारित हो जाता है तब इनको हटा दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 कि परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी अवधि में पर्सन या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्यों पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए। 11 का राइट आंसर, जो प्रधानमंत्री के द्वारा अगर भेजा जाए, प्रधानमंत्री परामर्शदायी जो अधिकार क्षेत्र होता है उसके अंदर प्रधानमंत्री अगर कुछ भेजता है विशेष महत्व तथ्य जो परामर्श लेने के लिए, जो कि विधि के पर्सन से रिलेटेड हो या जनता के लिए विशेष कोई कार्य से रिलेटेड हो, ऐसे तथ्यों पर परामर्श दे सकता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी PIL लाया गया तो उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ठीक है, जब ये लोकहित मुकदमा PIL लाया गया था उस टाइम की बात कर रहे हैं, ये थे उस टाइम पर भगवती, PN भगवती है, ये मुख्य न्यायाधीश के तौर पर थे। तो राइट आंसर का डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना चाहिए। कम से कम 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 5 वर्ष का आपको न्यायाधीश के तौर पर होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा इस पर। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, किस तरह से हटाया जा सकता है। तो एक ही है, नॉर्मली जो महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के बाद में संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है उसी के बाद में इनको हटाया जा सकता है। इसके अलावा इनको हटाने का कोई भी तरीका नहीं है, क्योंकि भारत की न्यायपालिका एकल न्यायपालिका और स्वतंत्र न्यायपालिका है। एकल न्यायपालिका का मतलब होता है कि हमारे देश में एक ही न्यायपालिका है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है जो कि दिल्ली में है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कभी स्वतंत्रता से पहले की अगर बात आती है तो उस टाइम पर भारत में एकल न्यायपालिका नहीं थी, क्योंकि उसमें भारत में 4 सुप्रीम कोर्ट हुआ करते थे। ठीक है, अभी वर्तमान में पूरे देश का एक ही सुप्रीम कोर्ट है। तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है कि भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है। अगर बढ़ाना हो तो संसद की अधिसूचना के बाद में राष्ट्रपति के द्वारा इनकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है, जो लास्ट बार 2008 में बढ़ाई गई थी, 2651 की गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 15 का सही उत्तर है, क्या हो जाएगा। ठीक है, हटाने का जो मूल अधिकार होता है ये संसद के पास में होता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। संसद में प्रस्ताव के बाद में राष्ट्रपति के द्वारा इनको बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में कौन कौन से शामिल हैं। तो आपके मूल अधिकारों का प्रवर्तन भी शामिल है, राष्ट्रपति चुनाव की विवाद होता है उसका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है, और अंतर सरकार का अगर कोई विवाद होता है तो उसका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जाता है। तो तीनों ही अधिकार क्षेत्र में आते हैं, 1, 2, 3 है वो आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे की जा सकती है, कैसे इनको बढ़ाया जा सकता है। 17 का राइट आंसर, ये नॉर्मली संसदीय अधिसूचना के द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन से आएंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी चेंज कर दी गई है। ठीक है, बाकी वही सेम चीज़ होती है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक करने का उल्लेख किया गया है, जो कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में से एक आता है। तो इसे अनुच्छेद हमारा 50 है, इसमें न्यायपालिका को और कार्यपालिका को अलग करने का उल्लेख किया गया है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा भारत के सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय अधिकार क्षेत्र से संबंधित है।
ये जो सिविल मामले होते हैं, आपराधिक मामले होते हैं, संवैधानिक मामले होते हैं, उनकी अपील से रिलेटेड है। सिंपल भाषा में एक लाइन में समझ ले इस चीज़ को कि अगर अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के नीचे काम करते हैं, हाई कोर्ट हो गया, जिला स्तरीय न्यायालय हो गए, उनके डिसीजन से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आप खटखटा सकते हैं। जहाँ सिविल से रिलेटेड मामले हो, अपराधीय मामलों की अपील हो या संवैधानिक मुकदमों की अपील हो, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कौन कौन से कार्य होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के काम क्या क्या होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण काम जो होता है वो होता है मूल अधिकारों के संरक्षक के तौर पर काम करता है, मूल अधिकारों के गारंटर के तौर पर काम करता है, मूल काम इनका यही होता है। दूसरा, न्यायिक पुनरावलोकन करने का काम होता है, दंडित कैदियों की क्षमा करने का काम, और राज्यों के बीच और राज्यों और केंद्र विवादों का निर्णय करने का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें जो सही है, पहला सही है कि मूल अधिकार रक्षा का काम होता है, दूसरा भी सही है कि न्यायिक पुनरावलोकन का काम होता है, कैदियों को क्षमा करने का काम नहीं होता, तो 3 नंबर आपका हो नहीं सकता, 4 भी सही है, तो राइट आंसर 1 2 4। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा डिस्कस करना है इंपॉर्टेंट, कि राज्यों के बीच में, केंद्र सरकार के बीच में, जो 4 नंबर पॉइंट है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, केंद्र सरकार के बीच में और राज्य सरकार के बीच में जो विवाद हो जाता है या फिर 2 राज्यों के बीच में कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है, लेकिन सभी मामलों में ये संभव नहीं होता। जैसे 2 राज्यों के बीच में जल को लेकर विवाद हो गया है, नदी घाटी को लेकर विवाद हो गया, ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना इन चीज़ों पे। हालांकि अगर आप चाहते हैं तो इसकी PDF मैं दे दूंगा, थ्योरी वाइज पढ़ा दूंगा, लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारतीय संविधान के में न्यायिक पुनरावलोकन किस पर आधारित होती है। ठीक है, ये होती है विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसकी आधार पर होती है न्यायिक पुनरावलोकन। राइट आंसर का सी हो जाएगा। अगला है कि न्यायिक पुनरावलोकन दर्शाता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो क्या है कि वो ऐसा है कि कानून, राज्य के किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। सिंपल भाषा में मान के चले कोई कानून बना गया है, अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी जाए, अगर लगे कि वो कानून संविधान के तौर पर नहीं है या फिर जनता के कल्याण के लिए नहीं है, तो किसी भी विधि को, किसी भी संविधान को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। सेकंड चीज़, सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीजन पर पुनर्विचार कर सकती है, यानी अपने खुद ने कोई सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा उसी डिसीजन पर अटल रहेगी। अपना ही डिसीजन सुप्रीम कोर्ट है वो कभी भी चेंज कर सकती है। तो दोनों चीज़ों को यहाँ पर नोट कीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, 99वां संविधान संशोधन जो हालांकि कानूनी रूप ले चुका था, दोनों सदनों में पारित हो गया था, आधी विधानसभा के राज्य की, पूरे देश की आधी विधानसभाओं ने सिग्नेचर कर दिए थे, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिए थे और लागू हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसको खारिज कर दिया। इसे कहते हैं शून्य घोषित करना, इसे कहते हैं शून्य घोषित करना। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर, तो राइट आंसर 143 हो जाएगा। इसमें सिंपल भाषा में आप समझिए कि परामर्शदासी अधिकार क्षेत्र का मतलब होता है कि राष्ट्रपति को लगे कि कुछ मुद्दों पर उसे सलाह की जरूरत है तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है और सुप्रीम कोर्ट वो सलाह देता है अनुच्छेद 143 के तहत। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राष्ट्रपति उस सलाह को माने या ना माने, ये टोटली डिपेंड करता है राष्ट्रपति पे। राइट आंसर का सी हो जाएगा। अगला है कि जनहित याचिका का आधार क्या पाएगा। जनहित याचिका का आधार ये न्यायिक विवर्धन होता है, सुपर मार्क कह सकते हैं नॉर्मली, इसकी शब्दावली थोड़ा सा अगर चेंज कर दे तो राइट आंसर का सी हो जाएगा इसका। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय को किसके अनुसार कार्य करना चाहिए, और सर्वोच्च न्यायालय किस संविधान के अनुसार काम करती है, सिंपल सा है, राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। अगला आपका कि सही कालक्रम के अनुसार, टाइमिंग के अनुसार व्यवस्थित करना है। केशवानंदी भारती मामला जो हुआ था, गोलकनाथ केस हुआ था, मीनू मिर्जा मियल केस हुआ था, सज्जन सिंह केस हुआ था, इनकी सही टाइमिंग क्या है। सबसे पहले सज्जन सिंह केस था आपका 4 नंबर का ले लीजिए, और ऑप्शन के आधार पर अगर काउंट करें तो एक ही है जिसमें सबसे पहले 4 आता है, तो राइट आंसर का सी हो जाएगा डायरेक्टली। पहले सज्जन सिंह का था, फिर गोलकनाथ जी का केस था, फिर केशव भारती वाला आया था, और लास्ट में आया था मीनू मिर्ल केस, तो 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जब विवादों के संबंध में कानून प्रकाश नहीं डालता तो न्यायाधीशों के निर्णय के उपयुक्त आधार क्या होता है। तब औचित्य प्रकार, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन जो है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि विधि के शासन के लिए नुकसानदायक क्या होता है। विधि के शासन के लिए नुकसानदायक होता है जो न्यायिक प्रक्रिया होती है, ये राइट आंसर, न्यायिक सक्रियता जो होती है, राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केशवानंद भारती वाद के संबंध में रूढ़िपूर्ण कथन को इंगित करना है, कौन सा कथन जो है इसमें गलत है। पहला कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ऐसा हुआ था कि संविधान का जो मूल ढांचा सिद्धांत है उसकी घोषणा की थी,
और दूसरा अनुच्छेद 31 का गैर संवैधानिक घोषित कर दिया गया था, असंवैधानिक, ये गलत है, ठीक है, बाकी तो सही है। तीसरा भी सही है कि मूल ढांचे की विशेषताओं को निर्धारित कर न्यायालय वाद दरवाज में करेंगे, तो 2 नंबर आपका गलत हो जाएगा, बाकी तो सारे सही है। चलिए अगला है कि न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था। न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता था। 30 का राइट आंसर कि उच्च स्तर पर न्यायाधीशों की नियुक्ति में निष्पक्षता तथा पारदर्शिता लाने का प्रयास, आपका राइट आंसर आ जाएगा एक नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उच्चतम और उच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक अर्ध न्यायिक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी किया गया लेख कौन सा होता है। तो न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकारी होते हैं, उनके खिलाफ पर उत्प्रेषण लेख जारी होता है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये नॉर्मली क्वेश्चन रिपीट हो गया, 1 नंबर इसका राइट आंसर था, हम कर चुके हैं। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में कौन सा कथन जो है, कथन का विचार करना है कि कौन कौन से कथन हैं वो सही है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है। चलिए पहला कथन आपका है कि राष्ट्रपति के द्वारा भेजे गए तथ्य और विधि के किसी भी पर्सन पर सलाहकारी राय देने का अधिकार प्राप्त होता है, तो ये बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट को देना होता है जब राष्ट्रपति कोई सलाह मांगता है। दूसरा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन संसद में मताधीन होते हैं, ये आपका सही नहीं है। तीसरा, भारत के अंदर अन्य सभी न्यायालय पर इसकी आधिकारिता बाध्यकारी होती है, यानी सुप्रीम कोर्ट के अधीन होकर काम करते हैं, तो 1 और 3 दोनों सही हैं, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 कि कब उच्चतम न्यायालय की 5 संसदीय पीठ ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए एनजे को अवैध घोषित कर दिया था। 99 संविधान संशोधन की बात करें 16 अक्टूबर 2015 को घोषित किया था। थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, एक संविधान संशोधन हुआ था, 99वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2014 में। इसमें एक संस्था बनाई गई थी एनजे के नाम से, ठीक है। इस संस्था का गठन किया गया था। इसमें क्या संविधान में 3 बदलाव किए गए थे। अनुच्छेद 124 का पार्ट ए बनाया गया, 124 का पार्ट बी बनाया गया और 124 का पार्ट सी बनाया गया था। इसका गठन ये किया गया था कि पहले जो कॉलेजियम प्रणाली थी, कॉलेजियम प्रणाली में होते हैं 5 सदस्य, एक सुप्रीम मुख्य न्यायाधीश, 4 वरिष्ठ न्यायाधीश जो ये डिसीजन करते हैं कि न्यायाधीश कौन बनेंगे, ठीक है, जो राय देते हैं राष्ट्रपति को। लेकिन यहाँ पर जो एनजे बनाया गया था, इसमें जो 24 का पार्ट ए बनाया गया था, इसमें इसकी गठन की बात की गई थी, जिसमें 6 सदस्य थे। एक था मुख्य न्यायाधीश, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, 1 वित्त मंत्री और 2 अन्य सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। दूसरा, इसमें कार्य डिसाइड किए गए थे। काम ये होता था कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति करने का काम। दूसरा, अगर किसी भी न्यायाधीश का अगर ट्रांसफर करना है वो करने का काम बी में। पार्ट सी जो था, इसमें ये उल्लेख किया गया कि संसद चाहे तो एनजे के लिए कोई भी अगर कानून बनाना चाहती है तो फ्यूचर में बना सकती है। अब नॉर्मली इसमें खतरा ये हो गया क्या था कि इसमें सरकार की दखल अंदाजी हो गई थी। इस चीज़ को लेके ये माना गया था कि अगर ये चीज़ चली, एनजे के अगर मुख्य न्यायाधीशों की अगर नियुक्ति करेगा, न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो खारिज हो जाएगी, खतरे में पड़ सकती है। तो नॉर्मली ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कर दिया, रद्द कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तो कोई कानून ही नहीं बनाया पार्ट सी में, और कानून ही नहीं बनाया तो किस आधार पर इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ठीक है, पहली बार खारिज होगा, लेकिन कुछ दिन के बाद में संसद ने इसके लिए कुछ कानून बना दिए, और जब कानून बना दिया गया तो फिर से वकीलों ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में लेके गए और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अब तो इस पर कानून बन गया है 124 के पार्ट में सी में, तो अब इस पर विचार विमर्श किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकृत कर लिया और एक समिति बनाई गई थी। हालांकि समिति जो बनी थी इसमें सुप्रीम कोर्ट के सदस्य होना जरूरी है, लेकिन वहाँ पर एक विवाद ये हो गया था क्योंकि उस टाइम पर जो सुप्रीम कोर्ट में जो जितने भी जज थे वो थे कॉलेजियम प्रणाली के, और इसका अगर कोई भी डिसीजन आता तो उन्हीं के पक्ष में आता, तो इसे स्वतंत्र तो न्याय जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। तब केहर जो है इनकी अध्यक्षता में एक 5 सदस्यों की एक पीठ बनाई गई थी, जिन्होंने ये डिसीजन लिया था कि ये जो है कैंसिल कर देना चाहिए, और फाइनली इसको शून्य घोषित कर दिया गया था 16 अक्टूबर 2015 को, और पहले से चली आ रही जो कॉलेजियम प्रणाली है उसी को लागू कर दिया गया था, वर्तमान में वही लागू है। ओके तो ये थे 34 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको सीरीज पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर मत करना मत भूलने और पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो पीडीएफ आप 2 जगह से, टेलीग्राम से या फेसबुक पेज से, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और 9:30 बजे लाइव टेस्ट होता है आरपी फर्स्ट गेट का भी और राजस्थान जीके का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी प्लस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 फुल लाइव टेस्ट होंगे आपके, और 1000 क्वेश्चन इस तरह के जो भी मैंने क्वेश्चन किए हैं डिटेल के साथ, इस तरह के 1000 क्वेश्चन की सीरीज है पूरे फर्स्ट गेट के एग्जाम के लिए। मिक्स जितने भी टॉपिक हैं सभी के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नवंबर से फीस है मात्र 1800 रुपये लगते हैं आपके, जिसमें आपके फुल जितने भी 10 घंटे लाइव क्लास होती है
टोटल की आप लाइव क्लास ले सकते हैं थ्योरी के तौर पर, लाइव टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं, स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। और रेफरल कोड दे देना प्रहलाद सारन के नाम से, ताकि 10% एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है इन चीज़ों को लेके तो आप प्लीज़ नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, एक बार मैसेज कर दीजिए, हम कॉन्टेक्ट कर लूँगा मैं आपसे, ताकि आपकी जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।